हिमालय के निचले छोर पर स्थित एक घना जंगल, जहां साल का ज्यादातर समय बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहता था। इस जंगल में ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच नन्ही रीमा चिड़िया और उसकी बेटी चुटकी चिड़िया का छोटा सा संसार था। भयंकर सर्दी आ चुकी थी और पिछली रात से हो रही बर्फबारी ने उनके छोटे कमजोर तिनके के घोंसले को लगभग ढक दिया था। चुटकी, अंदर दुबकी रहो मेरी प्यारी, ये ठंड इस बार बहुत जालिम है। माँ, मेरे पंख जम रहे हैं, क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? ज़रूर जा सकते हैं बेटी, हमें एक मजबूत घर बनाना होगा, ऐसा घर जिसे बर्फ भेद न सके। सुबह होते ही जब बर्फ थोड़ी थमी, रीमा ने अपनी दोस्त कबूतर को मदद के लिए पुकारा। कबूतर भैया, लूसी, जल्दी यहाँ आओ। कबूतर और उसकी पत्नी लूसी तुरंत पहुंचे। उनका बेटा कीकी भी आया था। रीमा, तुम्हारी चिंता जायज है। इस बार बर्फ कई दिनों तक नहीं पिघलेगी। हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। मैंने सोचा है कबूतर भैया, हमें मनुष्यों की बस्ती से कुछ मजबूत लाना होगा। तिनके अब और काम नहीं आएंगे। चलो, हम सब मिलकर चलते हैं। जहाँ किसान और उसकी पत्नी रहती हैं, वहाँ शायद कुछ मिल जाए। रास्ते में उन्हें तोता भी दिख जाता है। चारों पक्षी उड़कर पास के गांव की ओर बढ़े। वहाँ किसान और उसके पत्नी का घर था, जो अभी अभी पुरानी चीजें बाहर रख रहे थे। ये पुराना टूटा हुआ मटका किसी काम का नहीं है, इसे पीछे फेंक दो। हाँ जी, फेंक देती हूँ, अब ये सिर्फ कूड़ा है। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रीमा ने फौरन उस टूटे लेकिन मजबूत मिट्टी के मटके को देखा। उसका ऊपरी हिस्सा टूटा था, लेकिन निचला हिस्सा गोल और सुरक्षित था। मिल गया, यही है हमारा मटका का घर। हम लोग इस मटके के अंदर आराम से रह सकते हैं। वाह रीमा, दिमाग तो तुम्हारा चलता है। ये कितना मजबूत है और इसका गोल आकार बर्फ को फिसलने देगा। पक्षियों ने मिलकर जोर लगाया और उठाकर मटके को वापस जंगल में ले आए। उन्होंने उसे एक बड़े देवदार की जड़ के पास टिका दिया और अंदर कीचड़ और सूखी घास से लीपने लगे ताकि कोई दरार न रहे। तभी लालची कालू कौवा, उसकी पत्नी गौरी और बेटा जग्गू अपने दोस्त कलुआ कौवे के साथ वहां पहुंचे। हाँ, रीमा, ये कूड़े का ढेर उठाकर लाई हो, इसे घर कहोगी? कितनी बेवकूफ है, हमारे आलीशान घोंसले के आगे ये क्या है? कालू, तुम मजाक उड़ाओ, लेकिन ये घर हमें इस ठंड से बचाएगा। कालू भाई, तुम देखो, ये मटका गोल है, इस पर बर्फ टिकेगी, जबकि हमारे घोंसले बर्फ के वजन से दब रहे हैं। हमें ये मटका किसी तरह उन लोगों से छीना होगा। कालू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और मन में एक कुटिल योजना बनाई। कलुवे, तुम उस मटके के पास बर्फ जमाओ और मैं रात को इस रीमा को डराऊंगा। शाम हो गई थी। मटके का घर तैयार था। अंदर लूसी और रीमा ने मिलकर घोंसला सजा लिया था। बाहर बर्फ लगातार पड़ रही थी, लेकिन मटका अंदर से आरामदायक और सुरक्षित था। माँ, यह कितनी गर्माहट है। हाँ कीकी, ये दुनिया का सबसे अच्छा घर है। कुछ देर बाद वहाँ पर कालू और उसका दोस्त कलुआ कौवा वहाँ पर आ जाते हैं। आकर सीधा उस मटके को हिलाने लगते हैं। मटका तो थोड़ा बहुत हिलता है, मगर उसके अंदर पक्षी तो आराम से बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर रीमा का दोस्त उल्लू आ जाता है। उल्लू को देखकर दोनों कौवे डर जाते हैं और वो कहते हैं, भागो, ये उल्लू कहाँ से आ गया? ये तो हमें मार देगा, हमें तो यहाँ से भागना चाहिए। दोनों दुष्ट कौवे डरकर भाग गए। मटके के अंदर सब सुरक्षित थे। धन्यवाद उल्लू दोस्त, अगर तुम ना होते तो ये कौवे कुछ न कुछ कर देते। देखा रीमा, तुम्हारी समझदारी काम आई। इस गोल मटके ने बर्फ के वजन को झेल लिया। अगले दिन वो दोनों कौवे फिर से वहाँ पर आते हैं। बर्फ और भी ज्यादा थी। कालू कौवे ने एक नई योजना बनाई। उसने और कलुआ कौवे ने मिलकर मटके के मुहाने को मोटी बर्फ की परत से बंद कर दिया। अब देखते हैं ये बाहर कैसे निकलेंगे। जब भूख से तड़पेंगे तो हम मटका हथिया लेंगे। मटके के अंदर अंधेरा हो गया। चुटकी और कीकी घबरा गए। माँ, हम बंद हो गए। हे भगवान, अब क्या होगा? घबराओ मत, इस मटके की एक दीवार पतली है। हम एक सुरंग बनाएंगे।
रीमा और कबूतर ने मिलकर चोंच से मटके की नीचे की पतली मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बर्फ के नीचे एक छोटी सी सुरंग बना ली। निकलने का रास्ता बन गया। लेकिन हमें कालू को मजा चखाना होगा। सुनो सब, मेरे पास एक योजना है। सुरंग से निकलकर सभी पक्षी चुपके से पास की झाड़ी में छिप गए। कुछ देर बाद कालू कौवा और गौरी मटके के पास आए। लगता है वे सब दम तोड़ चुके हैं। चलो मटके को तोड़कर अंदर देखते हैं। हाँ, इसमें रहने की जगह तो अच्छी है। अब ये हमारा घर होगा। जैसे ही कालू ने मटके को तोड़ने के लिए अपनी चोंच बढ़ाई, रीमा और कबूतर तोते ने मिलकर उसके सिर पर जोर से हमला किया। कालू घबराकर लड़खड़ाया और सीधा उसी बर्फ के मुहाने पर गिर गया जिसे उसने बंद किया था। कालू, ये तुम्हारी लालच की सज़ा है। तुमने हमें फंसाना चाहा पर खुद फंस गए। माफ कर दो, हमें माफ कर दो और हमें छोड़ दो। हम लोग तो तुम लोग को छोड़ देंगे, मगर अगली बार यहाँ आने की हिम्मत मत करना। हाँ, अगली बार यहाँ आए ना तो देखना, इस बार मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ना कबूतर तोता, रीमा, अगली बार मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। इस तरह वो लोग कौवे को पिटाई करने के बाद छोड़ देते हैं। कौवा तो डर जाता है, अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। उस दिन के बाद रीमा, कबूतर और उनके बच्चों ने मटका का घर में खुशी खुशी रहना जारी रखा। कालू कौवे ने फिर कभी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। मटके के घर ने उन्हें सिर्फ ठंड से नहीं बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि बुद्धिमानी और एकजुटता सबसे बड़ी ताकत होती है। छुटकी और कुक्कू दोनों अपने नानों के पास रहते थे, क्योंकि उनके माता पिता को एक दुष्ट शिकारी ने मार दिया था। उनके नानों के पास एक गाय थी, नानो चिड़िया। जंगल के पक्षियों को दूध बेचकर किसी तरह दोनों बच्चों को पाल रही थी। उस जंगल में ठंड काफ़ी बढ़ रही थी। एक दिन नानो अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर बेटी हुई थी। तभी उनके घर कलुआ कौवा आता है। रीमा, टुन्नू कहाँ है और तुम कौन हो रीमा? और उसके पति टुन्नू को बाहर बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। क्या बात है कलवे बेटा, आपको मेरी बेटी और जमाई से क्यों मिलना है? कुछ दिन पहले एक दुष्ट शिकारी ने उन दोनों को मार दिया। मैं रीमा की माँ हूँ, कहिए आपको क्या काम है? अरे यों बुढ़िया, ये जो तू आराम से घर में रह रही है, ये मेरा घर है, तेरी बेटी। रीमा ने 3 महीनों से ये घर का किराया मुझे नहीं दिया। मैं तुझे और 1 महीने का वक्त देता हूँ। तुम जल्द से जल्द 4 महीनों का किराया चुका दो, वरना तुम तीनों को इस घर से बाहर निकालकर तुम्हारी गाय को मेरे साथ ले जाऊंगा। कलवे बेटा, मैं तो सोच रही थी कि ये घर मेरी बेटी का है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इस किराए के घर में रह रही थी। मैं अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर आप घर से बाहर निकाल दोगे तो दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाऊँगी? ये बात तुम्हारी बेटी ने तुम्हें नहीं बताया, तो इसमें मैं क्या करूं? आज मैंने तुम्हें बता दिया। तुम जल्द से जल्द 1 महीने में पैसों का व्यवस्था कर लो, वरना तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद फिर से वापस लौटूंगा। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। चुटकी की नानो 4 महीनों का किराया जमा नहीं कर पाती है। कलुआ वहाँ आकर उन तीनों को घर से बाहर निकाल देता है और घर को बड़ा सा ताला लगा देता है। कलवे बेटा, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? जहाँ भी जाओ, इससे मेरा क्या मतलब? अगर किराया देना है तो रहो, वरना निकलो, भागो यहाँ से। कलवे अंकल, हमें आपके घर में रहने दीजिए। देखो ना, बाहर कितनी ठंड है। मेरा छोटा भाई ठंड से कांप रहा है। कलुआ कौवा उनकी एक नहीं सुनता। वो घर को ताला लगाकर उनकी गाय को भी वहाँ से अपने साथ ले जाता है। नानो नानो, अब हम इतनी ठंड में कहाँ रहेंगे? देखो ना, कुक्कू ठंड से कांप रहा है। चुटकी कुक्कू, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हारी नानो अब तक जिंदा है। चलो हम कहीं और चलते हैं और रहने की जगह ढूंढते हैं। फिर वो बच्चों को लेकर रहने की जगह ढूंढने लगती है। तभी उनको एक टूटा हुआ घर दिखाई देता है। अरे, इस घर को तो किसी पक्षी ने पूरा बनाया ही नहीं। ये तो कई जगह से टूटा हुआ भी है। हम सब यहाँ नहीं रह सकते चुटकी। इस टूटे हुए घर में हम सबको बहुत ठंड लगेगी। चलो हम सब कहीं और चलते हैं। नहीं नानू, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हम इसी घर में रहेंगे। हमारे घर के पास हमारी गाय का ढेर सारा गोबर पड़ा है। हम उस गोबर से ही इस घर की मरम्मत करेंगे।
जब हम गोबर से घर को पूरी तरह से ढक देंगे तो ठंडी हवा घर के अंदर नहीं आएगी। अरे वाह चुटकी, तुम सही कह रही हो। तुम दोनों जाकर गोबर इकट्ठा करके मेरे पास लाओ। मैं गोबर से पूरा घर ढक दूंगी। कुक्कू और छुटकी ढेर सारा गोबर इकट्ठा करते हैं। उस गोबर को अपने नानों के पास ले आते हैं। उनकी नानो उस गोबर से पूरा घर को ढक देती है। शाम तक वो तीनों लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। शाम होने से पहले ही उनका गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वो नानो, देखो हमारा घर कितना मजबूत लग रहा है। हाँ चुटकी बेटा, अब चलो हम लोग अंदर चलते हैं। अंदर से वो घर बहुत गर्म था और बहुत बड़ा था। नानो देखो हमारा घर कितना बड़ा है, और तो और हमारा घर अंदर से बहुत गर्म भी है। अब तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है ना? हाँ चुटकी बेटा, अब तो हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। ठंडी ठंडी मौसम में गोबर का घर अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म था। उस गोबर के घर में वो तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। जंगल में धुआंधार बर्फबारी शुरू हो गई थी, जिसके कारण सारे पक्षी बहुत परेशान थे। उसी जंगल में एक छोटे से घोंसले में रीमा चिड़िया अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहती थी। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उनका सारा खाना खत्म हो चुका था, जिसके कारण वो लोग बहुत परेशान थे। पति जी बाहर देखी, कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, और तो और हमारे घोंसले में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ पापा, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कुछ ना कुछ कीजिए ना पापा। रीमा, चुटकी, तुम दोनों चिंता मत करो। मैंने सुना है कि दूसरे जंगल में ढेर सारे फल और अनाज मिल रहे हैं। कबूतर ने कहा है कि वो आज शाम निकल रहा है। मैं भी उसके साथ जाता हूँ। कल शाम तक ज़रूर से ढेर सारे फल और अनाज लेकर आऊँगा। मगर पति जी, बाहर देखा है आपने, कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। उसकी चिंता तुम मत करो रीमा। मुझे तेज़ उड़ना बहुत अच्छे से आता है। मैं किसी तरह कबूतर के साथ जाकर जल्द से जल्द वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर टुन्नू चिढ़ा वहाँ से चला जाता है और कबूतर के साथ मिलकर दूसरी जंगल अनाज लाने के लिए चला जाता है। इस तरह शाम हो जाती है। शाम होते ही रीमा और उसकी बेटी आराम से सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कलुआ और गोरी ठंड से कांप रहे थे। उनके पास कोई भी मजबूत घर नहीं था। अचानक बर्फबारी होने के कारण वो लोग उनके छोटे से घोंसले में बैठकर ठंड से कांप रहे थे। अरे कलुए जी, मैंने कितने बार बोला है कि समय रहते ही मजबूत घर बना लो, लेकिन तुम मेरे एक भी नहीं सुनते। हमेशा घूमते रहते हो। अब देखो हम लोग कैसे बर्फ में भीग रहे हैं। बाकी सब पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम से सो रहे हैं। इस बर्फ में भी कर मुझे बीमार नहीं पड़ना। चलिए किसी पक्षी से जाकर मदद मांगते हैं। मगर कोई भी पक्षी हमारी मदद क्यों करेगा? वो रीमा है ना, चलिए उसके घोंसले पर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा उस टुन्नू के घर। पिछले बार ही मैंने उसके पास से खाना छीन लिया है। वो तो मुझे उसके घोंसले में आने नहीं देगा। तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगा। अरे कल्लुवे जी, आप तो बेकार में ही डर रहे हो। मैंने देखा है उसका पति कहीं बाहर गया हुआ है। अरे वाह, तो चलो जाकर उस चिड़िया का घर कब्जा करते हैं। चिड़िया का घोंसला भी इतना मजबूत नहीं था। हवा के कारण वो कभी भी टूट सकता था। वो दो कौवे चिड़िया के घोंसले के पास जाते हैं। अरे गोरी, देखती रहोगी भी, बुलाओगी भी? कल्लुवे, ये काम तुम भी कर सकते हो क्या? तुम मेरी शक्ल देखने के लिए आए हो। देखो गोरी, तुम बुलाना है तो बुलाओ, वरना मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, रुको, मैं अभी चिड़िया को बुलाती हूँ। चिड़िया बहन, जल्दी से उठो, हम लोगों को भी अंदर आने दो। चिड़िया बहन, अरे बाप रे, ये चिड़िया तो उठ ही नहीं रही है। कितना सो रही है चिड़िया बहन, उठो। क्या बात है गोरी बहन, तुम इतनी रात यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे चिड़िया, हमारा घोंसला टूट चुका है। बस आज एक रात के लिए हम लोगों को अंदर आने दो। रीमा उन लोगों को अंदर आने देती है। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं, आते ही सो जाते हैं और रात पूरा खर्राटे मारने लगते हैं, जिसके कारण रीमा और उसकी बेटी नहीं सो पाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। रीमा बहन, हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला दो ना। खाने के बाद हम जरूर तुम्हारा घोंसला छोड़कर अपना घर बनाने के लिए चले जाएंगे। हाँ माँ, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। कलुवे भैया, आप बाहर जाकर कुछ लाइए ना खाने के लिए। मुझे माफ करना रीमा बहन, रात में ठंड में उड़ने के कारण मेरे पंख जम चुके हैं।
मैं अब बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर रीमा चिड़िया खाना लाने के लिए बाहर चली जाती है। अरे चुटकी बेटा, तुम्हारी माँ इतनी ठंड में बाहर गई है, तुम भी बाहर जाकर तुम्हारी माँ का इंतजार करो ना। तुम क्यों आराम से घोंसले में बैठी हुई हो? मगर माँ ने कहा है कि बाहर मत जाओ, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है ना। अरे चुटकी बेटा, बाहर तो देखो, बर्फबारी थोड़ी सी कम हो गई है। तुम अब बाहर जाकर अपनी माँ का अच्छे से इंतजार कर सकती हो। जैसे ही चुटकी बाहर आती है, वो लोग घोंसले को बंद कर देते हैं और घोंसले में आराम से लेट जाते हैं। तभी कुछ देर बाद रीमा चिड़िया कुछ अनाज लेकर वहाँ पर आती है और अपनी बेटी को बाहर देकर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर चुटकी चिड़िया सारी बात अपनी माँ को बताने लगती है। रुको, मैं उन कौवों की अभी खबर लेती हूँ। गोरी बहन, दरवाज़ा खोलिए, हम लोगों को भी अंदर आने दीजिए। चिड़िया, छोटी चिड़िया, आज से ये घोंसला हमारा हो चुका है। तुम यहाँ से चले जाओ, अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लेना। हाँ, और अंदर घुसने की कोशिश भी मत करना, मार मार के मोर बना दूंगा। यह सुनकर रीमा बहुत डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगती है। तभी उस रास्ते में एक बड़ा सा कद्दू दिखाई देता है। वो लोग उस कद्दू के पास जाते हैं। अरे वाह माँ, कितना बड़ा, कितना मजबूत लग रहा है। क्यों ना हम लोग इसे खोखला करके आराम से रह सकते हैं। हाँ चुटकी बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा कहकर रीमा चिड़िया अपने चोंच से उस कद्दू को खोखला करने लगती है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद उस कद्दू को खोखला कर देती है। चुटकी बेटी, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर कुछ घास लेकर आती हूँ। रीमा चिड़िया जंगल जाकर घास लेकर आती है और अपने लिए, अपने पति के लिए 2 छोटे से घोंसले बना देती है और आराम से बैठकर अपने पति का इंतज़ार करने लगती है। कुछ देर बाद टुन्नू चिढ़ा अनाज और ढेर सारे फल लेकर वापस अपना जंगल आ जाता है और सीधा अपने घोंसले पर जाता है। ये कौवे यहाँ क्या कर रहे हैं? रीमा, चुटकी कहाँ गए हैं? मैं अभी जाकर उन लोगों को ढूंढता हूँ। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा रीमा और छुटकी को ढूंढने लगता है और वो सीधा उसे बड़े से कद्दू के पास आ जाता है, आकर पुकारने लगता है। रीमा, चुटकी, क्या तुम यहाँ पर हो? टुन्नू जी, आप बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। टुन्नू चिड़ा अपने परिवार को पाकर बहुत खुश था। रीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो कौवे हमारे घोंसले में क्या कर रहे हैं? फिर रीमा चिड़िया सारी बात अपने पति को बताने लगती है। चलो, अच्छा हुआ, हमारा घोंसला तो बहुत कमज़ोर था। अब तो हम लोगों को मजबूत घर मिल गया है ना। इस तरह वो लोग उस बड़े से कद्दू के घर में ठंड के मौसम में खुशी से रहने लगते हैं। कलुए जी, अब घर की मरम्मत भी हो गई और हमने भोजन भी जमा कर लिया। अब ठंड का मौसम आ भी गया तो हमें ठंड से कोई परेशानी नहीं होगी। गौरी, तुम दिन भर इतना सारा काम करती हो, क्या तुम थकती नहीं हो? हाँ तो कलुए जी, आप भी तो इतना ज्यादा काम करते हो। आप इतनी ज्यादा सूखे में भोजन खोज कर ले आते हो। गौरी, मुझे तुम्हारे लिए और जग्गू के लिए ये सब करके बहुत खुशी होती है। मम्मा पापा, आप दोनों चिंता ना करें। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा सब काम मैं कर लूंगा और आप दोनों के लिए भोजन भी खोज करके ले आऊंगा। देखा कलुए जी, हमारा जग्गू कितनी मीठी मीठी बातें करता है। अच्छा जग्गू बेटा, तुम अपने पापा के साथ रहो। मैंने सुना है कि जंगल में मीठे मीठे अमृत लगे हैं। मैं अभी जाकर जग्गू के लिए अमृत ले आती हूँ। ऐसा कहकर वो अमृत लाने के लिए चली जाती है। तभी दूसरे जंगल से आया हुआ एक खूंखार चील उसे रास्ते में उड़ते हुए देख लेता है। अरे वाह, खाना, आज तो मुझे खाना मिल गया और मुझे दूसरी जंगल जाने की जरूरत नहीं है। चलो इस कौवी को मारकर माही के लिए ले जाता हूँ। ऐसा कहकर वह सीधा कौवी पर हमला कर देता है। हमला कर कर उसे मार देता है। मारकर उसे ले जाने लगता है। पापा मम्मा कब से बाहर गई हुई है, वो अभी तक घर लौटी नहीं। जग्गू बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ घर वापस आ जाएगी। उसकी कोई दोस्त मिल गई होगी। बेचारा नन्हा सा जग्गू ये नहीं जानता था कि उसकी माँ बहुत दूर चली गई है और कभी भी वापस लौटकर नहीं आने वाली। उसे ले जाते हुए कबूतर देख लेता है। कबूतर तो चील से बहुत ज्यादा डर जाता है। मार दिया चील ने तो गौरी को मार दिया। वो तुरंत रीमा के पास जाता है, जाकर सारी बात बताने लगता है। रीमा बहन, उस चील ने गौरी को मार दिया है। मारकर अपने जंगल ले जा रहा था, मैंने अभी देखा है। अरे बाप रे, अब क्या होगा?
जग्गू का क्या होगा? कबूतर, तुम गौरी के घर जाकर सब कुछ बता दो। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। फिर रीमा जल्दी से कलुए के घर चली जाती है। मगर रीमा बहन, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी अभी तो गौरी मीठे अमृत लाने के लिए गई थी। कलवे, वो दूसरे जंगल से आया हुआ बहुत खूंखार चील था। उसने सीधा गौरी पर हमला कर दिया था, जिस वजह से गौरी हम सबको छोड़कर चली गई। मासी, क्या मेरी माँ को चोट लगी है? वो ठीक तो हो जाएगी ना? जग्गू अभी बहुत छोटा है, उसे मर जाना क्या होता है ये सब पता नहीं। देखो कलवे, जग्गू अभी बहुत छोटा है। तुम गौरी के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। ऐसा कहकर रीमा वहां से चली जाती है। तभी कलुआ अपने बेटे जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ बहुत जल्दी आ जाएगी, वो दूसरे जंगल गई हुई है। मगर पापा, मुझे माँ के बिना नींद कैसे आएगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कबूतर रीमा से कहता है, रीमा बहन, अभी तो बहुत दिन हो गए हैं। अभी मुझे लगता है कलुए को दूसरी शादी कर लेना चाहिए। अभी वो घर अकेला कैसे संभालेगा? उसको अपने बेटे को संभालना है और भोजन भी लाना है। कितना कुछ करना पड़ेगा उसे। हाँ कबूतर, गौरी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमें उसके परिवार के लिए कुछ तो अच्छा सोचना पड़ेगा। रीमा बहन, मेरी बीवी की एक अच्छी दोस्त है, उसका नाम पिंकी है। अगर कलुआ मान गया तो हम पिंकी की शादी कलुए से करवा देंगे। हाँ कबूतर, हम दोनों अभी कलवे के पास जाएंगे और उसे सारी बात बताएंगे। फिर कबूतर और रीमा चिड़िया कलुए के घर आते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। जग्गू तो उसे अपनी माँ कभी नहीं मानेगा। कलवे, तुम बड़े हो और समझदार भी। जग्गू अभी बहुत छोटा है। वो समय के साथ साथ उस कव्वी को अपनी माँ मान लेगा। फिर कलवा कौवा भी मान जाता है। वो सब मिलकर कलवा की शादी पिंकी कव्वी से करवा देते हैं। पिंकी, वो जग्गू तो बहुत छोटा है। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ़ कर देना और उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं भोजन ले आऊंगा, तुम जग्गू और घर का ध्यान रखना। हाँ कलुवे जी, मैं जग्गू का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं सब संभालूंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर कलवा पिंकी को अपने घर ले आता है। पापा पापा, ये आपके साथ कौन है? जग्गू बेटा, ये आपकी दोस्त है। आपकी मम्मा ने आपके लिए भेजा है। पापा, मम्मा कब वापस आएगी? उनके बिना तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। बेटा, तुम मेरे साथ सो जाना, मैं तुम्हें नए नए कहानियां भी सुनाऊंगी। मेरी दोस्त, मुझे पानी पीना है। क्या तुम मेरे साथ नदी पर चलोगी? बेटा, तुम चलो मेरे साथ नदी के पास, आज मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। फिर पिंकी जग्गू को नदी के पास ले जाती है। वहाँ हरियाली और तोता पहले से बैठे हुए थे। अरे वाह, गौरी को मरे हुए तो 4 दिन भी नहीं गुजरे, कलुए ने नई शादी कर ली। कैसे कैसे पक्षी रहते हैं इस जंगल में। कौन है आप, और आप छोटे बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम गौरी के अच्छे दोस्त हैं। तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? हम पर सवाल क्यों कर रही हो? जग्गू बेटा, तुम्हारी माँ गौरी मर गई है। अब वो कभी तुम्हारे पास वापस लौटकर नहीं आएगी। तुम चुप हो जाओ। हरियाली छोटे से बच्चे के सामने क्या बोल रही हो? आंटी, आप बताओ, मेरी माँ कहाँ है? पापा ने तो बताया है मेरी माँ दूसरे जंगल गई हुई है। वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। जग्गू, सब झूठ है। तुम्हारी माँ मर गई है और तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी इस कव्वी से कर ली। ये सब बातें जग्गू को बोलकर तोता और हरियाली वहाँ से चले जाते हैं। आप सबने मुझसे झूठ क्यों बोला? मुझे अभी मेरी मम्मा चाहिए। आप सब मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। जग्गू, मेरी जान, मैं आपकी मम्मा की तरह ही आपसे प्यार करूंगी। फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी। फिर पिंकी कव्वी जल्दी से जग्गू को घर लाती है। घर आते ही जग्गू अपनी माँ को याद करके रोते हुए सो जाता है। आधी रात को जग्गू के सपने में उसकी माँ गौरी कव्वी आती है। जग्गू बेटा, तुम्हारी नई मम्मा बहुत ही अच्छी है। मैंने ही उन्हें भेजा है। तुम उनसे प्यार से रहो और हर बात मानो। मैं कभी वापस लौट कर नहीं आ पाऊंगी। मैं बहुत दूर चली गई हूँ। माँ, आप कहाँ हो? आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा। फिर जग्गू जल्दी से अपनी नई माँ के गले लग जाता है।
पापा मम्मा, आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद से मैं आप दोनों की बात मानूंगा। माँ, आज के बाद से आप ही मेरी माँ हो। उस दिन के बाद से वो परिवार फिर से खुशी खुशी से रहने लगता है।